यहीं रखा था, कहाँ जा सकता है। वो वीकेंड पे बयू कद आई और अब आयशे और बहारे के साथ मिलकर उसने सारी स्टडी छान मार कर मायूसी से कहा था कि बहुत कीमती था, मैं इसे खोने की मुतहम्मिल नहीं हो सकती यार। साथ खड़ी बहारे का चेहरा जर्द और सर झुका हुआ था और इसके हाथ बहुत धीरे से चल रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे वो बीमार है। तुम्हें क्या हुआ बहारे का फूल? वो बहारे का पसमुर्दा अंदाज काफी देर से महसूस कर रही थी, सो पूछे बिना रह न सकी। बहारे ने गर्दन ओढ़कर खाली खाली खामोश नजरों से देखा। वही पुराना मसला, सुबह सवेरे बहारे को एक सीप मिला जिसमें कोई मोती नहीं था, हालांकि मुझे तो आज एक भी सीप नहीं मिला। आयशा अपने घर से पजल बॉक्स खो जाने पे बहुत उदास थी। अब मेरे सीप से मोती कभी नहीं निकलेगा, बहारे बड़बड़ाई और वो दोनों महसूस किए बिना स्टडी टेबल के दराज को खोल खोल कर देख रही थी। वो बॉक्स अब्दुर्रहमान के हाथ ना लग जाए, मुझे इसी बात का डर है। वो बॉक्स को नहीं मिलना चाहिए। आयशे, बहारे की गर्दन मजीद झुक गई। मुलाजमा कभी चोरी नहीं करती और इसने भी बॉक्स नहीं देखा, कहाँ ढूंढे। हया थके थके अंदाज में कुर्सी पे गिर सी गई। इसका दिल बहुत बुरा हो रहा था। आई एम सॉरी हया, आयशे ने आजदगी से इससे कहा। इस पल कमरे में दबी दबी सिसकियां गूंजने लगी। हया ने चौंक कर बहारे को देखा। वो सर चुकाए होले होले रो रही थी। बहारे, क्या हुआ? वो दोनों भागकर इसके पास आई थी। बहारे ने भीगा चेहरा उठाया। वो बॉक्स अब्दुर्रहमान के पास है, इसने मुझे तुम्हें बताने से मना किया था। क्या? वो सांस लेना भूल गई थी। आयशा आयशा खुद भी सजदा खड़ी थी। मगर मुझे पता है इसने वो कहाँ रखा है, मैं तुम्हें ला कर देती हूँ। बहारे एकदम उठी और भाग कर गई। वो दोनों साकित सजदा सी अपनी जगह पर खड़ी नहीं। 5 मिनट बाद ही बहारे वापस आई तो इसका भीगा चेहरा खुशी से दमक रहा था। इसके हाथ में पजल बॉक्स था, वो हया का पजल बॉक्स ही था। इसमें कोई भी शक नहीं था। ये लो तुम्हारी इमानत। इसने बॉक्स हया की जानिब बढ़ा दिया था। बहारे गुल, हया, सुलेमान तुमसे बहुत प्यार करती है। इसने झुककर इस नन्ही परी के दोनों गाल छू लिए। और तुम इसको डांटना मत, सच बोलने पे किसी को डांटा नहीं करते। इसने साथ ही आयशा को कह दिया था, जो बहारे से जरा सी खफा लग रही थी मगर इसकी बात समझकर मुस्कुरा दी। आने किसी के घर गई थी। खाना खाने के बाद वो हया को वापस छोड़ने के लिए घर से निकल आई। बहारे करीबी क्लब से अब्दुर्रहमान का घोड़ा ले आई थी और अब इस पर बैठी इन दोनों के अकब में चली आ रही थी। इसे अब्दुर्रहमान ने राइडिंग सिखाई है। बहारे से अच्छी राइडिंग पूरे अदा में कोई भी नहीं कर सकता। वो बस मुस्कुरा रही थी। अब्दुर्रहमान का नाम वो आखिरी नाम था जो इस वक्त वो सुनना चाहती थी। इसने इसका बॉक्स क्यों रखा वो यही समझने से बस कासिर थी। तुम पे स्कार्फ बहुत अच्छा लगता है हया, इसे कभी मत छोड़ना। नहीं छोड़ूंगी। मैं सुभान से जीत गई, मैं अतातुर्क से जीत गई, मुझे और क्या चाहिए। तुम्हें कुछ भी छोड़ना पड़े ना, इसे मत छोड़ना। और हया ने मुस्कुरा कर सर हिला दिया। इसके अकब में घोड़े की पीठ पे बैठी बहारे ने चंबे से आयशा को देखा। इसकी बहन ने इतने इसरार से अपनी बात तो कभी नहीं दोहराई थी, फिर अब क्यों? मुतसम ने जली हुई अतराफ पर पजल बॉक्स को उलट पुलट कर देखा और फिर एक बड़े डब्बे की तरफ इशारा किया जो इसके साथ घास पे पड़ा था। पहले फ्लोटेला के लिए फंड्स दो। ओह श्योर। वो घास पे बैठे हुए पर्स से पैसे निकालने लगी। चंद नोट डब्बे की दर्ज में रखकर इसने देखा, इस पे जली हरूफ में लिखा था फ्रीडम फ्लोटेला 2010। वो मई 2010 था और इसी माह के आखिर तक फ्लोटेला ने गजा के लिए रवाना होना था। ये बात अब तक फलस्तीनी बहुत दफा दोहरा चुके थे। घास के आगे मसनूई झील दोपहर की किरणों से चमक रही थी। मोतसम इस चमकती धूप में बॉक्स पकड़े काफी देर तक इसे उलट पुलट कर देखता रहा। यकीन करो मुझे समझ नहीं आ रहा, मगर इस होमर वाली पहेली को हल करना आसान होगा। ठहरो, कोशिश करते हैं। इसने जली लकड़ी पे लिखे सुनहरे हरूफ पढ़े। मार्क्ड ऑन होमर्स डाउट अ स्टिक विथ ट्विन स्प्राउट्स। होमर वही फलसफी था ना जिसके बारे में हेराक्लितुस ने कहा था कि इसे दुर्रे मारे जाने चाहिए थे। इसके कहने पर मुतसम ने सर उठाकर खफगी से देखा और वो शाने उचकाकर रह गई। यूनानी फलसफा वो आखिरी शय थी जो इसे दिलचस्प लगती थी, मगर शायद मेजर अहमद का हिसाब उल्टा था। होमर की शुबहात पे निशान ज़दा स्टिक। यहाँ किसी बात की निशानदही हो रही है। होमर की शुबहात, मगर कैसी शुबहात? वो सोचने लगा। मोतसम, निशान तो किसी के लिखे हुए काम पर ही लगाया जा सकता है ना, तो क्या होमर के लिखे हुए काम में किसी के शुकूक व शुबहात का जिक्र है?
یہ تو مجھے نہیں پتا نا، مگر اس کے اپنے کام میں جو حصے بعد میں آنے والے ناقدین کو مشکوک لگتا ہے اسے مارک ضرور کیا گیا ہے۔ کیسے مارک کیا گیا؟ کسی خاص نشان سے؟ مجھے بس اتنا معلوم ہے کہ ہومر کے کام میں مشتبہ حصہ ہوتا ہے، اس میں اوبیلس کا نشان مارک کیا جاتا ہے۔ اوبیلس کیا ہوتا ہے؟ تمہیں اوبیلس کا نہیں پتا؟ یہ کیا ہوتا ہے اوبیلس؟ اس نے رجسٹر کے سامنے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے اوپر اور نیچے ایک ایک نقطہ لگایا۔ یہ تو تقسیم کا سمبل ہے، اس طرح کونا؟ اس نے پزل باکس کی سلائیڈ اوپر نیچے کی، یہاں تک کہ پورا لفظ اوبیلس لکھا، مگر باکس جامد رہا۔ یہ صرف پہلی پہیلی کا جواب ہے حیا۔ ہمیں ان چاروں کے جواب تلاش کرنے اور ان میں ایک مشترکہ بات ڈھونڈنی ہے۔ حیا نے بددلی سے پزل باکس سے تھما دیا اور وہ خود اس وقت بہارے کی طرح محسوس کر رہی تھی، اپنے تحفے کے اتنی قریب مگر اتنی ہی دور، اور بے بس، بلکہ بہت بے بس۔ شام کا اندھیرا استقلال اسٹریٹ پہ اتر آیا تھا، گلی کی رونق اور روشنیاں اپنی عروج پہ تھیں۔ وہ اور حالے کافی دنوں بعد استقلال اسٹریٹ آئی تھیں، امتحان قریب تھے سو نکل ہی نہیں پائی تھیں، اب نکلی تو ڈی جے کی یادیں تازہ ہونے لگی تھیں۔ خریدا انہوں نے کچھ بھی نہیں تھا، بس ونڈو شاپنگ کری تھی۔ وہ 8 بجنے والے گورسل سے آئی تھیں اور گورسل کو واپس رات کے 1:30 بجے جانا تھا، سو تب تک ان کا ارادہ خوب اچھی طرح سے جدیسی میں گھومنے کا تھا۔ پہلے تو برگر کنگ میں ڈنر کر لیتے ہیں، ٹھیک؟ تمہاری صلح ہو گئی اس سے؟ وہ برگر کنگ کے دروازے پہ پہنچی جب حالے نے اس سے پوچھا تھا، اور حیا نے ذرا حیرت سے دیکھا، پھر مسکرا دی۔ وہ بات تو بہت پرانی ہوگی حالے، اب تک بہت کچھ بدل چکا ہے۔ سیاہ اسکارف چہرے کے گرد لپیٹ رکھا تھا اور اس میں دمکتا اس کا چہرہ بہت مطمئن لگ رہا۔ ہاں لگ تو رہا ہے، حالے نے شرارت سے اسے کہا تھا۔ حیا نے اپنا بایاں ہاتھ آگے کیا، پلاٹینیم رنگ رات کی مصنوعی روشنیوں میں چمک رہی تھی۔ واٹ؟ تمہاری جہاں سکندر سے منگنی ہوگی اور تم نے مجھے بتایا بھی نہیں؟ حالے خوشگوار حیرت سے کہہ رہی تھی۔ وہ دونوں ریسٹورانٹ کے دروازے میں کھڑی تھی، اطراف میں لوگ آ جا رہے تھے، مگر ہماری شادی منگنی سے پہلے ہو گئی تھی، یہی کوئی 20-21 سال پہلے۔ لمبی کہانی ہے، ڈنر کے بعد سناؤں گی۔ وہ جلدی سے حالے کا بازو تھامے اندر لے آئی، اور آج اس نے وہی سرخ ہیل پہنی تھی اور ذرا احتیاط سے چل رہی تھی۔ جی ہاں، تو 6 بجے آف کر گیا، ابھی گھر پر ہوگا، وہاں کام کرنے والے ایک لڑکے نے اسے بتایا تھا، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا سوائے مایوسی کے۔ مجھے پوری کہانی سناؤ نا، تم نے اتنی بڑی بات بتائی ہے۔ حالے پر جوش تھی اور سارا واقعہ سننے کے لیے بےتاب بھی۔ چلو ٹاکسم چلتے ہیں، وہیں بیٹھ کر سناؤں گی، چند قدم کا تو فاصلہ ہے، باتوں میں ہی کٹ جائے گا۔ وہ اسکوائر پر آ گئی، شام میں بارش ہوئی تھی سو گیلی سڑک ابھی تک چمک رہی تھی۔ حیا نے بے اختیار اپنے پاؤں کو دیکھا۔ یہی ٹوٹی تھی میری ہیل۔ اس نے دھیرے سے مسکراتے اپنی مرمت شدہ ہیل کو دیکھا، لکڑی کی بہت باریک ہیل، اب بالکل ٹھیک تھی۔ پھر کتنا خوار کرایا اس نے اس دن۔ آؤ پارک میں چلتے ہیں، حالے اسے بلا رہی تھی، مگر وہ اسی طرح سر جھکائے اپنی ہیل کو دیکھ رہی تھی۔ لمحے بھر کو اس کے گرد چکمگاتا اسکوائر میں تحلیل ہوتا، ساری آوازیں بند ہو گئیں، بالکل ساکت، کہیں اپنی ہیل دیکھے۔ Snapped there a blooded pine, split there some tears divine. یار اس کی نظریں مجسمے round the emerald crucified and the freedom petrified. اس کی نظریں مجسمے کے گرد پھیلے گھاس کے قطعے اراضی پہ جم گئی، جنہیں 2 گزرگاہیں سلیپ کی نشان کی طرح کاٹ رہی تھیں۔ زمرد گھاس پہ جو مصلوب تھی A love lost in symbolic smell. ڈی جے اس کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ ادھر 7 استقلال جدیسی میں ڈی جے گری تھی، اور روز ٹاکسم اسکوائر میں جو ٹیولپس کی مہک آتی ہے، علامتی خوشبو، ٹیولپس جو استنبول کی علامت ہیں، انڈر وچ دا لائنز ڈویل۔ اس کے نیچے، اس جگہ کے نیچے کیا تھا؟ لکیریں نہیں تھی، لائنز، ہاں میٹرو لائنز، ریلوے لائنز، نیچے ریلوے اسٹیشن تھا۔ ایک ایک کر کے پزل کے سارے ٹکڑے جڑتے جا رہے تھے۔ اوبیلس کا نشان کس چیز کی علامت تھا بھلا؟ حیا؟ یہ آدمی ہمیں فالو کر رہا ہے۔ حالے نے اس کا بازو جھنجھوڑا، وہ حالے کی طرف متوجہ نہیں تھی، کسی خوابیدہ حالت میں تھی۔ وہ بڑبڑائی، ٹاکسم پورے 6 حروف۔ حیا، یہ آدمی ہمارے پیچھے آ رہا ہے۔ اور اب حالے کی آواز میں وہ ذرا سی گھبراہٹ تھی، وہ جیسے کسی خواب سے جاگی اور پلٹ کر دیکھا، سڑک کے اس پار ایک شخص اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ وہ ایک دم برف کا مجسمہ بن گئی، اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ وہ اس چہرے کو کیسے بھول سکتی ہے؟ عبدالرحمن پاشا۔ آنے کے ساتھ وہ انفرادی کی
कितनी ही तस्वीरों में इसे देख चुकी थी, और इसे देखकर जिस शनासाई से मुस्कुराया था ना, इसे साफ जाहिर था कि वो इसे पहचान चुका है। चलो वापस स्ट्रीट में चलते हैं। वो हाले का हाथ थामे तेजी से वापस पलट गई। लोगों के रश में से जगह बनाते तेज तेज कदमों से फुटपाथ पे चलते वो दोनों इस शख्स से दूर होना चाह रही थी। जब हया को यकीन आ गया कि वो इनको खो चुका है तो इसने इस तरह हाले का हाथ मजबूती से पकड़कर एक कॉफी शॉप में ले गई। पता नहीं कौन था। उन्होंने एक कोने वाली मेज का इंतखाब किया। हाले वो मग गर्मा गर्म कॉफी के 2 मग ले आई थी और अब वो एक दूसरे के सामने बैठी थी। इस आदमी के बारे में तबादला ख्याल कर रही थी। हाँ, पता नहीं कौन है। इसने लाताल्लुकी से शाने उचकाए और गर्म कप लबों से लगाए। एकदम ही कॉफी का घूंट किसी तल्ख जहर की तरह इसकी गर्दन को जकड़ गया। इसे सामने से पाशा नजर आता दिखाई दिया। वो कॉफी शॉप में कब दाखिल हुआ इन्हें पता ही नहीं चला। हाँ, वो इधर आ गया है। हाले ने परेशानी से पलट कर देखा। वो ऐन इनके सर पर। क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकता हूँ मिसेस? जी हाँ सिकंदर। जी जरूर, बैठिए। हाले ने इसे आंखों में कोई इशारा किया। हया ने समझकर सर को इस बात में जरा सी जुम्बिश दी। जैसे ही वो कुर्सी खींचकर बैठने लगा, हया ने गर्मा गर्म कॉफी इसके चेहरे पे उलट दी। पाशा के लिए हमला कतन गैर मुतवक्का था, गो कि ये रद्द अमल के तौर पर इसने फौरन चेहरा पीछे कर दिया था। इसके बावजूद कॉफी इसके रुखसार को झुलसा गई थी। झपक झपक जल्दी जल्दी हाले ने इसका हाथ थामा और दूसरे लम्हे दोनों बाहर भाग गई थी। कॉफी गर्म थी सो इसने पाशा का चेहरा सुर्ख कर दिया था। वो बिलबिला कर दोनों हाथों से चेहरे को साफ करने लगा। दूसरे गाहक और वेटर्स इसकी जानिब लपके और वो आखिरी मंजर था जो हया ने बाहर निकलने से पहले देखा था। वो नहीं आ रहा, जल्दी चलो। आपके गली में लोगों के रश में से रास्ता बनाते हुए तेज कदमों से दौड़ते हुए हाले बार बार गर्दन मोड़े थी। बर्गर किंग सामने ही है, जल्दी से इसमें चले जाते हैं इससे पहले कि वो बाहर आए। मगर तुम्हें इस पे कॉफी उंडेलने की क्या जरूरत थी? तुम खुद ही तो मेरे कप की तरफ इशारा कर रही थी। मेरा मतलब था कि कप छोड़ो और बाहर निकलो। वो मजीद बहस किए बिना हाले को पकड़कर खींचती हुई बर्गर किंग का ग्लास डोर धकेल कर अंदर दाखिल हुई और वो दोनों जैसे अंधाधुंध तरीके से दौड़ती हुई इस्तकबालिया काउंटर पे आई और वहां आकर रुकी और वहां मौजूद लड़का उन्हें देखकर बौखला गया। कहाँ क्या हुआ? जहां नहीं है इधर। वो समझा तो दोबारा जहां के लिए आई है। ठीक है, तुम्हारे किचन में कोई दरवाजा है जो पिछली गली में खुलता हो? किचन में नहीं, मगर पेंट्री में बैक डोर है। आप मेरे साथ आए। शायद वो समझ गया था कि वो किसी दूसरे से बचना चाहती हैं, सो बिना कोई बहस किए वो इनको अपनी रहनुमाई में पेंट्री में ले गया। पेंट्री मुस्ततील थी। इसमें स्टोरेज शेल्फ और बड़े बड़े फ्रीजर लगे हुए थे। कुछ दूसरा काट कबाड़ भी था। वो रहा दरवाजा। इसने दरवाजे की जानिब इशारा किया और एक मशकूक नजर इन पे डालता वापस पलट गया। हाले ने पेंट्री से किचन में खुलने वाला दरवाजा बंद किया और फिर कदरे तजब्बुत से पिछली गली के दरवाजे को देखा। अभी बाहर निकलने का फायदा? गोरसल तो 1:30 बजे आएगी ना, तब तक यहीं बैठ जाते हैं। वो एक कोने से 2 प्लास्टिक की कुर्सियां उठा ले और कमरे के वस्त में फर्श पे आकर बैठ के। वैसे अब मैं सोच रही हूँ कि तुमने ठीक ही किया। इस्तकलाल जदेसी में अगर अक्सर ऐसे लोग ड्रिंक करके आ जाते हों और फिर अजीबोगरीब हरकतें करते हैं, तभी मैंने कॉफी उल्टी ना ताकि वो फौरन हमारे पीछे ना आ सके। वो कुर्सी पर बैठी नहीं थी बल्कि दरवाजे के करीब चली आई थी। दरवाजे के साथ एक चौकोर खिड़की नुमा रोशनदान था और बहुत ऊंचा था, बल्कि हया के चेहरे के बिल्कुल बराबर आता था। इसने रोशनदान के शीशे की स्लाइड एक तरफ तो ठंडी हवा और पिछली गली की आवाजें अंदर आने लगी। वो इस्तकलाल स्ट्रीट की बगली गली थी। इस्तकलाल स्ट्रीट की दोनों जानिब वैसी ही गलियां थी जो जरा तंग और छोटी मगर दोनों तरफ से इमारतों को घेरे हुए थी। अब तो मुझे बताओ ये मंगनी का क्या किस्सा है? जरा सुकून से सांस मिला तो उसने अधूरी बात को याद करते हुए कहा और वो पुरजोश होकर कुर्सी पर आकर बैठ गई। हया ने पलट कर देखा और मुस्कुराई। जो तनाव और परेशानी वो थोड़ी देर पहले कबल महसूस कर रही थी ना, वो पेंट्री की फिजा में तहलील होता जा रहा था। बताती हूँ। वो कुर्सी पर आ बैठी और गोरसल चटाने तक का वो सारा किस्सा बयान कर चुकी। बस में भी सारा रास्ता वो दोनों यही बातें करती नहीं। अगर वो जानता था तो उसने पहले इजहार क्यों नहीं किया? अब कर दिया है ना, यही बात है। वो बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत कमगो आदमी है। इससे वाबस्ता तवक्कुआत मैंने अब बहुत कम कर दी है। इसने शाने उचकाकर हाले को बताया था। कमरे में आकर हाले तो सोने चली गई और चेरी भी तब तक सो चुकी थी, जबकि इसने पहले तो अपनी मेज की दराज में इस डिबिया की तस्दीक की जिसमें मोबाइल शॉप के लड़के ने जीपीएस ट्रेसर रखा था। वो दराज में ही रखा था जहां वो छोड़ के गई थी। फिर पाशा को कैसे पता चला कि वो कहाँ है? हो सकता है इसकी किसी और शय में भी ट्रेसर हो। फिर वो महज इत्तफाक हो, लेकिन इसके इत्तफाकात तो बहुत कम होते हैं ना। इतना तो इसे भी यकीन था।
जो भी था वो हर शय को जहन से झटक कर अपना पजल बॉक्स निकाल कर दबे कदमों बाहर आ गई। बालकनी की बत्ती से देखते ही जल गई। वो वहीं पहले जीने पे बैठ गई और पजल बॉक्स चेहरे के सामने किया। चारों पहेलियां एक चकोर सूरत में बॉक्स की चारों तरफ पे लिखी। चकोर स्क्वायर, टॉक्सम स्क्वायर। धीरे धड़कते दिल के साथ और नम हथेलियों के साथ वो स्लाइड ऊपर नीचे करने लगी। टॉक्सम का आखिरी हरूफ एम जैसे ही जगह पे आया, क्लिक की आवाज से बॉक्स खुल गया। वो बिना पलकें झपके बेयकीनी से बॉक्स के अंदर देख रही थी। इसने मेजर अहमद का पजल बॉक्स हल कर लिया था। वो बॉक्स खोल चुकी थी। दराज में एक सफेद मुस्ततील कागज रखा था। वो कागज पूरी तरह पे फिट आ रहा था। इसने 2 उंगलियों से पकड़कर कागज को बाहर निकाला। बालकनी की मध्यम रोशनी में वो कागज पे लिखी तहरीर बिना किसी दिक्कत के पढ़ सकती थी। 2 full stops under the sky। चाबी के नीचे 2 full stops। इसने बेयकीनी के साथ वो सतर पढ़ी। ये क्या मजाक है यार, कोई अप्रैल फूल। इस कागज के टुकड़े के लिए इसने इतनी मेहनत की थी। कागज के 4 कोनों में छोटा छोटा सा 6 का हिंसा भी था। इसने कागज पलटा। इसकी पुष्ट पे बिल्कुल वस्त में एक बारकोड छुपा हुआ था। मोटी पतली 1 इंच की लकड़ी और इसके नीचे एक सीरियल नंबर, शैम्पूज, लोशन और अनगिनत दूसरी चीजों के लिफाफों और डिब्बों के कोनों में अक्सर ऐसे ही बारकोड छुपे होते हैं। इस बारकोड का वो क्या करेगी? मगर नहीं, बॉक्स में कुछ और भी था। दोनों नुक्ते से मिल गए थे, मगर अब इनका वो क्या करे? काश वो ये सब उठाकर मेजर अहमद के मुंह पर मार सकती। वो चाबी किस शय की थी? किसी कमरे की, किसी गाड़ी की, किसी घर की। अगर पहाड़ खोदने पे मरा हुआ चूहा ही निकलना था तो बेहतर था वो इसे तोड़कर ही निकाल लेती। अच्छा मजाक है। इसने खफगी से दराज बंद किया तो फिर वो बाहर निकला। इसने दोबारा दराज को अंदर धकेला और इसे पकड़े पकड़े स्लाइड्स ऊपर नीचे की। कोड बार का सहरफी अल्फाज बिगड़ गया था। बॉक्स फिर से लॉक हो गया था और इसने हाथ हटाया तो दराज बाहर नहीं आई। वापस बिस्तर पर लेटते वो बेहद कुड़ रही थी। एक चाबी से कोई और पजल बॉक्स खुलेगा, इससे कोई और, उससे कोई और फिर क्या वो सारी जिंदगी मुखफल ताले ही खोलती रहेगी? अच्छा मजाक था। फिर वो जहन से ये सोचे झटक कर पाशा के बारे में सोचने लगी। एक मुतनई मुस्कुराहट खुद ब खुद उसके लबों पर आ गई। बहुत अच्छा किया इसने कॉफी उलट कर, वो इसी काबिल था। हकीकत में वो अपने रूबरू पाशा को देखते हुए इन तस्वीर से बेहतर लग रहा था। इसका कद काफी ऊंचा था, 6 फुट से भी ज्यादा, और लिबास भी मुनासिब था। और आंखों पे बगैर फ्रेम की ग्लासेस लगाए, जरा जरा से शेप बड़ी थी। वो रूबरू देखने में बस ऐसा था कि मुकाबिल इसकी इज्जत करे, मगर इससे बढ़कर कुछ नहीं। हैंडसम तो वो बिल्कुल भी नहीं था, ना ही इसकी शख्सियत में कोई सहर था। वो देखने में बस एक दरमियाने दर्जे का आदमी लगता था, या शायद इस्तिक्लाल स्ट्रीट में चहलकदमी करने के लिए इसने खुद को एक आम आदमी की तरह ड्रेसअप करके कैमोफ्लेज कर रखा था। शायद यही बात हो सकती है। वो इन सोचों में घिरी हुई थी और कब गहरी नींद के समंदर में डूब गई उसे इल्म ही नहीं था। इसने चाबी की होल में घुमाया और पट से अलमारी का पट खोला। सामने वाले खाने में जहां चंद कागजात के ऊपर इसने जली हुई अतराफ वाला पजल बॉक्स रखा था, वो वहां नहीं था। इसके जहन ने लम्हों में कड़ियों से कड़ियां मिलानी शुरू की और अगले ही पल वो पट बंद करके बाहर आ गया। बहारे काफी दिनों से इस आवाज की मुंतजिर थी, मगर अब्दुर्रहमान को अपनी मसरूफियत में अलमारी खोलने का शायद मौका ही नहीं मिला था, और शायद वो मौका आज मिला था। इसलिए अपनी नाम की आवाज सुनकर वो जो टीवी देख के लिए सामने बैठी थी, ताबेदारी से उठ सर चुकाए मुअद्दब अंदाज में सीढ़ियां चढ़ने लगी। 3री मंजिल के दहाने पे पहुंचकर उसने झुका हुआ सर उठा लिया और इसके सामने खड़ा था। वो अभी भी होटल से आया था। सुटाई की नोट ढीली किए कोट के बगैर था। इसे मुतवज्जो पाकर अब्दुर्रहमान ने सवालिया अबरू किया, क्या बहारे गुल मुझे ये बताना पसंद करेंगी कि वो पजल बॉक्स कहाँ है? मैं पसंद करूंगी ना, मैंने वो हया को दे दिया है। किसकी इजाजत से? वो तुम्हारी चीज नहीं थी अब्दुर्रहमान, जिसकी थी मैंने इसको दे दी। क्या तुमने मुझसे राजदारी का वादा नहीं किया था? मैं रहमान के बंदे को खुश करने के लिए रहमान को राजी नहीं कर सकती। मैं झूठ नहीं बोल सकती। जो जितना अच्छा झूठ बोलता है ना बहारे, ये दुनिया उतनी ही उसकी होती है। लेकिन फिर उसकी आखिरत नहीं होती, ये आयशे गुल कहती है। फिर तो मुझे तुम्हारे दूसरे वादे का भी एतबार नहीं करना चाहिए। नहीं, हम वाकई जजीरे पे किसी से तुम्हारे बारे में बात नहीं करते। वो नहीं, एक और वादा भी था हमारे दरमियान, हमारा लिटिल सीक्रेट।
بہارے کے کندھوں پہ ایک دم بہت بوجھ آن سا پڑا تھا۔ اس نے اداسی سے عبد الرحمن کو دیکھا جو منتظر سے ایسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بہت پہلے عبد الرحمن نے اسے عہد لیا تھا کہ اگر وہ مر گیا تو وہ اسے جنازہ بھی دے گی اور اس کی میت کو اون بھی کرے گی۔ تم سچ بولنے والی بہارے گل پہ اعتبار کر سکتے ہو۔ پورا ادلار بلکہ پورا ترکی تمہیں چھوڑ دے گا مگر بہارے گل تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گی عبد الرحمن۔ اور ہو سکتا ہے ایک ایسا وقت آئے جب تم مجھے پہچاننے سے انکار کر دو، تم کہو کون عبد الرحمن، کہاں کا عبد الرحمن؟ تم ایسی باتیں مت کرو، مجھے دکھ ہوتا ہے۔ اور اس بارے میں بھی عائشہ گل کو کوئی کہاوت ضرور کہی ہوگی۔ اس کو چھوڑو، وہ تو بہت کچھ کہتی ہے، میں ایک کان سے سنتی ہوں اور دوسرے سے نکال دیتی ہوں۔ وہ تو مجھ سے بہت خفا تھی کہ میں نے تم سے شادی کی بات کیوں کی۔ لہجہ بھر کو رک کر بہارے ذرا تشویش سے بولی، تم مجھ سے شادی کرو گے نا عبد الرحمن؟ عائشہ قریب نہیں تھی، اس نے گردن موڑ کر پہلے اطمینان کیا تھا۔ وہ دھیرے سے ہنسا، مگر میں تمہاری نئی دوست میں دلچسپی رکھتا ہوں۔ وہ تم سے شادی کیوں کرے گی؟ وہ اپنے کزن کو پسند کرتی ہے اور اس کا کزن بہت ہینڈسم ہے، اور تمہاری دوست کو عبد الرحمن جیسا کوئی بدصورت نہیں لگتا ہوگا، ہے نا؟ یہ سچ ہے، اسے تم بالکل پسند نہیں ہو۔ مجھے تم سے زیادہ کوئی ہینڈسم نہیں لگتا۔ سنو، وہ حیا کے پزل باکس پہ جو پہیلی کھدی تھی نا، وہ کس نے لکھی تھی؟ مجھے کیسے علم ہو سکتا ہے؟ میں نے تو ابھی تک اس باکس پہ غور ہی نہیں کیا تھا۔ نہیں، وہ دراصل میرے باکس کی پہیلی اور حیا کی پہیلی بالکل ایک جیسی تھی نا۔ تب میں نے حیا سے پوچھا تھا کہ میری پہیلی کس نے لکھی؟ وہ واقعتاً چونکا تھا، اس نے یہ محسوس نہیں کیا وہ یہ بات نظر انداز کیوں کر گیا تھا۔ پھر تم نے کیا کہا؟ بلکہ ٹھہرو، تم نے کہا ہوگا کہ عبد الرحمن کے پاس ہر کام کے لیے بندے ہوتے ہیں۔ بہارے کا منہ کھلا رہ گیا۔ تمہیں کیسے پتا؟ بہارے گل، میں تمہاری سوچ سے بھی زیادہ اچھے طریقے سے تمہیں جانتا ہوں۔ اور اب کہ وہ کہہ کر رکا نہیں تھا، بہارے نے آزردگی سے اسے جاتے دیکھا۔ وہ اس سے خفا تھا، وہ جانتی تھی، مگر عائشہ کہتی ہے کہ بندہ خفا ہو جائے خیر ہے، بس رحمان خفا نہ ہو۔ اف! عائشہ گل کی کہاوتیں۔